Okay students, so today we are going to start with very important topic or very important chapter, that is chapter number 4 class 11th chemical bonding, right? चलिए देखिए, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाने का अंदाज मेरा थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग जानते हो कि जिस तरह से आपका पीरियोडिक हम लोगों ने कवर किया है, सेम उसी लेवल पर हम लोग जो है केमिकल को भी कवर करेंगे विद असाइनमेंट, राइट? आज थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, तो होप आप सभी जो है चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, आज की क्लास में जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है अपना क्या, केमिकल बॉन्डिंग। चलो सर, बहुत बढ़िया सर, हमारे स्कूल में ना केमिकल बॉन्डिंग हो गई है और बहुत भगा भगा के पढ़ा दी है। ठीक है, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो जेई और नीट है, राइट? तो बिल्कुल वही पढ़ेंगे जो जेई नीट की रिक्वायरमेंट है, राइट? मतलब सीबीएसई भी कवर होगा ऑब्वियसली, लेकिन जेई नीट को भी हम लोग जो है फोकस करके चलेंगे, राइट? अब कृष्णा सिंघल, चलिए इधर आइए भाई सभी बच्चे, और बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, राइट? बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, सीखने की कोशिश करें भाई। अब किसी की एंट्री मत दीजिए, है ना, बंद कर दीजिए बिल्कुल। इधर आइए सभी बच्चे, इधर आइए, इधर सुनिए। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों को क्या क्या बात पता होनी चाहिए? देखो यार, सबसे पहली जो बात पता होनी चाहिए ना बच्चों, वो पता होनी चाहिए बॉन्ड। क्या पता होना चाहिए? बॉन्ड। एक्चुअल में ना बॉन्ड के बारे में ऐसा मिथ है लोगों को कि बॉन्ड नाम का कोई डंडा होता होगा, है ना? बॉन्ड नाम का कोई डंडा होता होगा, ए बॉन्ड बी, यानी कि ए डंडा बी, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। एक्चुअल में ये तो डंडा हमारी मजबूरी है कि हम लोगों को बोर्ड पर ये सारी चीज़ें दिखानी है, अदरवाइज तो इस डंडे का मतलब केवल और केवल क्या है? अट्रैक्शन। बॉन्ड इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन, राइट? बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, राइट? कि एक स्पीसीज का दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, राइट? अब बहुत ध्यान से देखिए, बॉन्ड जो आपके सिलेबस में है, होने को तो बहुत सारे बॉन्ड हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो दो टाइप की बॉन्डिंग पढ़नी है। एक का नाम है इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, क्लियर? और दूसरे का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। ये जो टर्म है ना इंटर, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। इंटर का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट एटम या डिफरेंट मॉलिक्यूल, राइट? मतलब कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन हम लोग चेक करेंगे तो उसको हम लोग यूज करते हैं इंटर, राइट? इंट्रा जो वर्ड है वो विद इन द मॉलिक्यूल देखा जाता है, राइट? तो इंटर एटॉमिक। आप मुझे बताइए, दोनों में से ज्यादा मजबूत बॉन्डिंग कौन सी होती होगी? सर क्या मैं एटम को एटम से अलग कर सकता हूं? ऑब्वियसली नो। जब मैं एटम को एटम से अलग नहीं कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से अलग कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली आप यही बोलेंगे कि इंटर एटॉमिक की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती होगी, है ना? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है, मतलब इससे तो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, ऐसा मानकर चलिए, ठीक है ना? और इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो अलग से कोई पॉइंट बनाकर नहीं लिख रहा, अलग से मैं कोई पॉइंट बनाकर नहीं लिख रहा। बहुत ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। क्या कोई बच्चा है क्या क्लास में? चलिए इधर आइए भाई सभी, इधर आइए, इधर देखिए भाई सभी। तो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इधर देखेंगे सभी, सबसे पहला जो बॉन्ड पढ़ते हैं उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, है ना प्यारे बच्चों? इसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, राइट? चलिए दूसरी बात करूं तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? और इसी का एक भाई है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या मैं बोलूं डेटिव बॉन्ड, है ना? अब मैं जानता हूं काफ़ी बच्चे ये डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बड़ा ही घबराते हैं, है ना? उसका मैं रीज़न अभी आप लोगों को दूंगा। तीसरा जो बॉन्ड मुझे पढ़ना है उसका नाम है मेटालिक बॉन्ड। क्या नाम है सर? इनका नाम है मेटालिक बॉन्ड। बहुत बढ़िया। यहाँ जो मुझे पहला बॉन्ड पढ़ना है, इनके अंदर जो मुझे पहला बॉन्ड पढ़ना है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो प्रकार की होती है, इंटर और इंट्रा। फिलहाल के लिए मैं इन जनरल लिख रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा मुझे पढ़ना है वेंडर वॉल बॉन्ड या वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर? वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखें। चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। एक मैं यहीं पर आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आज की क्लास के बाद जो भी मेरी 1 घंटे की लगभग क्लास होगी, इसके बाद आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सेस लग जाएगी, है ना। मतलब आप सोचो मैं हाइड्रेशन एनर्जी, मैं लेटेस्ट एनर्जी, इस टाइप के जो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आपके लिए वो सारे डेटा को लेकर आया हुआ हूँ। तो दी बेस्ट क्लास होने वाली है मेरी तरफ से। हो सकता है ड्यूरिंग द क्लास आपको समझ में आया ना है, लेकिन मेरी तरफ से मेरा तो ये बेस्ट, आप ऐसे समझे। ठीक है, आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भाई सभी बच्चे प्लीज़। मेरा कहने का कंसर्न ये है, आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट जो बॉन्ड होता है ये बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल में। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। लेकिन जो कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल में। थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है लेकिन आप लोग संभाल लेंगे। ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ये बनता है हमेशा मेटल और मेटल में। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा अपने दिमाग में डेटा आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो कैसे रही है ना, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो कैसे रही है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब बच्चे बहुत ध्यान से जरा बोर्ड की तरफ देखें। मेरा सवाल ये है, बॉन्ड बनते ही क्यों हैं, राइट? वाई देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, राइट? बॉन्ड फॉर्म बिकॉज, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका बॉन्ड बनता है? तो सबसे पहला फैक्टर जो है कंप्लीट ऑक्टेट। एक एलिमेंट या एक एटम वो अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहता है? कंप्लीट करना चाहता है, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा? उससे आएगी क्या? स्टेबिलिटी। देखो बड़ा रीजन तो यही है, बड़ा रीजन तो यही है कि हर एलिमेंट चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए करनी पड़ेगी बॉन्डिंग। मतलब कि ये मतलब बॉन्ड बनाने से क्या होगा? ऑक्टेट का कंप्लीशन होगा। ये एक रीजन है, लेकिन इससे भी जो बड़ा रीजन है, या मैं बोलूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, वो क्या है? वो है टू डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखो सर क्या लिख रहे हैं, हम ये बात जानते हैं कि बॉन्डिंग बनती है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक आयन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए वो बॉन्ड बनाना चाहता है। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। ये बात याद रखना, अगर कहीं एनर्जी कम है तो मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ जो एनर्जी है, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जानबूझकर मैं यहाँ पर एक एनर्जी को मेंशन कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो मैं कह रहा हूँ स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। और मैं कह रहा हूँ बॉन्ड जब बनते हैं तो स्टेबिलिटी आती है। इसका मतलब क्या ये नहीं हो गया कि बॉन्ड के बनने से पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, या मैं बोलूं सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो जाती है? दोनों एक ही बात है भाई। सिस्टम की एनर्जी घटना या सिस्टम से एनर्जी को रिलीज कर देना, ये दोनों क्या है? एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया, हमने ऐसा एक ग्राफ ना फिजिक्स में कुछ पढ़ा हुआ है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा पक्का, है ना। चलो देखो, केमिस्ट्री में जितने की जरूरत है मैं उतना आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सिस वैक्सिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आप ऐसा मानकर चलो जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। हो सकता है कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड इस ग्राफ को ले जाए, मतलब अपनी अपनी भावना है ना, अपनी अपनी ओरिएंटेशन है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वर्सेस आर, ये जो है कर्व है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो जो मॉलिक्यूल हैं या एटम है, ये बड़े दूर दूर हैं, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। इसको अगर मैं 0 मान लूँ तो, हाँ या ना। जैसे ही ये नीचे आते हैं तो ये पास हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या हो रही है बेटा जी? एनर्जी क्या हो रही है? घटती चली जा रही है, नेगेटिव में एनर्जी चल रही है। जब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इस केस के अंदर क्या हुआ होगा? इस केस के अंदर ये जो एटम है दूसरे एटम से क्या हो गया होगा? ओवरलैप हो गया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है? बोलो हाँ या ना। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कम होना, और पोटेंशियल एनर्जी के कम होने से स्टेबिलिटी का बढ़ना, स्टेबिलिटी का बढ़ना। चलो सर बात समझ में आई। मतलब क्या मैं एक ऐसी बात कह दूं आप लोगों को समझ में आ जाए तो, जब भी जीवन में बॉन्ड बनेगा तो उस केस में जो एंथैल्पी टर्म है यानी कि डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? इनटू दिस केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया सर, बॉन्ड की फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों भाई, समझ में आया या नहीं आया? मैंने बोला
बॉन्ड की फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। होप दिस कंटेंट इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। ऐसा मानकर चल रहा हूं कि हमारे द्वारा बताई हुई ये बातें आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि केमिकल बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड होता है, इट इज नॉट ए डंडा, ये कोई जेम्स बॉन्ड डंडा बॉन्ड नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन। अब जब बात मैंने अट्रैक्शन की है, तो ये अट्रैक्शन दो क्लास में क्लासिफाई हैं बेसिकली, एक इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर। इंटर एटॉमिक की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, जबकि इंटर मॉलिकुलर की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आपको पता ही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक फोर्स है। हाँ, ये बात मैं रिपीट कर देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग फोर्स, आयोनिक बॉन्ड फोर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक फोर्स में ही काउंट होता है, राइट। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर एक चीज बता दो, इनको अरेंज कर दो। लो भाई, मैं अरेंज कर रहा हूं। इसमें ना एक बात और बता देता हूं, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अंतर नहीं बताती, वो बताती बोथ आर सेम। हम लोग बताएंगे कुछ चीजों को यहाँ पर कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया बोथ आर सेम। देखो, बोथ आर सेम इन द टर्म ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। सर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे बॉन्ड लेंथ, अगर कहीं कोई कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और कहीं कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, प्यारे बच्चों, दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर देखी गई है और दोनों की बॉन्ड एनर्जी भी क्या देखी गई है, बराबर देखी गई है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या कोवलेंट बॉन्ड हो, ल्यूइस स्ट्रक्चर से मे बी दे आर डिफरेंट बट प्रैक्टिकली, बट फिजिकली प्रॉपर्टी मैं कहूंगा तो दोनों की क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसीलिए एनसीईआरटी तो जानती नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम हर बॉन्ड को बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चीजों को देखो, मैं आपको बता रहा था, इनको अरेंज करना हो अगर आप लोगों को तो याद रखें, या नोट डालकर हम लोग लिख देते हैं, या नोट डालकर मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि जो आयोनिक फोर्स है, आयोनिक बॉन्ड है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। उसके बाद अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये कोवलेंट बॉन्ड बोल दो या मैं बोलूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दो या डेटिव बॉन्ड बोल दो, लगभग लगभग इनकी एनर्जीज क्या रहती हैं बेटा जी, बराबर रहती हैं। इसके बाद कहीं जाके मेटेलिक बॉन्ड है, इसके बाद कहीं जाके हाइड्रोजन बॉन्ड है, और फिर 5 कैटेगरीज में वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वेंडरवॉल बॉन्ड है। सर बात आपकी आ गई हमारे समझ में आ गया। अगर मैं तुमसे पूछूं HCl और NaCl किसके बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, या मैं, अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, कितनी सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर NaCl का 1 मोल कंपाउंड गैसियस स्टेट में है, उसको आयोनाइज्ड करने में 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। दोबारा सुनो, NaCl यानी कि नमक का 1 मोल कंपाउंड अगर वो गैसियस मीडियम में है तो उसको आयोनाइज्ड करने के लिए वी रिक्वायर्ड 800 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। दैट इज वेरी वेरी मच, यस और नो। ये बड़ा ही टेम्परेचर है, बड़ी अमाउंट आपको एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, यस और नो। अब इस केस के अंदर हम लोग ये बात समझें कि भले ही हम NaCl को पानी में घोल देते हैं तो तुरंत वो आयोनाइज्ड हो जाता है, वो पानी की प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ में आ रही है, वो पानी की विशेषता है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए, कुल मिला के बात ये, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। आज बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट कवर करते हैं, आप लोग जितना भी समय हम लोगों को लगेगा, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए डन। एक बच्चा पूछ रहा है सर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर, ये दोनों एक ही बॉन्ड है बेटा, है ना, एक ही का नाम है। मतलब मान लो तुम्हें हमारे पास आदित्य बोलते हो और घर पे तुम्हें आदि बोलते हो, तो मतलब आप तो आप ही हो ना, तो बस वैसे ही समझो इस बॉन्ड को, ठीक है। चलिए, तो डेटा समझ में आ गया हो, जरा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मुझे बता दें क्या ये डेटा सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। बहुत जल्दी से मैसेज कर दीजिए। चलिए ओके डन। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भाई सभी स्टूडेंट्स, हम मेरे इधर सुनो भाई, मैं थोड़ा सा और इसको आगे की तरफ पहुंचा रहा हूं। हम लोग बात कर लेते हैं एक बॉन्ड जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, पहला बॉन्ड पढ़ा रहा हूं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, बेसिकली अब तो आप लोग जान चुके हो कि आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट एक ही चीज है। बात को समझने की कोशिश करेंगे, है ना, बहुत। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड बोथ आर द सेम थिंग, राइट। थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझे भाई। अगर मैं बात करता हूं आयोनिक बॉन्ड की, तो आयोनिक बॉन्ड में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए
कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। आयोनिक बॉन्ड बनता है जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास Na है, कौन है Na, और मेरे पास Cl है। तो टेक्निकली एक जो Na है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दे। क्या कह रहा हूं मैं? कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा तो Na कैसा हो जाएगा? Na हो जाएगा Na प्लस और Cl हो जाएगा Cl माइनस। द बॉन्ड बिटवीन देम इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। जो अट्रैक्शन है दोनों का दैट इज सिंपली नोन एज आयोनिक बॉन्ड, राइट। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? सर कोई प्रॉब्लम है सर, बॉन्ड बन क्यों रहा है? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए ऐसा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बहुत बढ़िया सर। दूसरी पोजीशन क्या थी सर हमारी? सर दूसरा एक टर्म थी सर, ये नॉन मेटल और मेटल के बीच में बनता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी, नॉन मेटल एंड मेटल के बीच में ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। काम की बात है ये भी। तीसरी बात जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये बात क्या है? ये है, ये बात है कि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। सर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब नहीं समझ में आया। देखो बच्चों, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं, या मैं बोलूं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होती है ये? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, राइट। ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी कैसी होती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां तक हमारी क्लास के बच्चों को नहीं होनी चाहिए। चलिए इधर आ जाइए। फोर्थ पॉइंट देखिए भाई, फोर्थ पॉइंट मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं इसी के बारे में। फोर्थ पॉइंट यहां पर ये है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है तो इसलिए इसकी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। इसकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। इवन NaCl की कोई ज्योमेट्री भी नहीं होगी। कोई पूछे NaCl की क्या कोई ज्योमेट्री होगी? नहीं होगी। NaCl की ना तो ज्योमेट्री होती है और ना ही हाइब्रिडाइजेशन होती है। इवन ये आइसोमेरिज्म भी नहीं शो करता है। आइसोमेरिज्म भी नहीं शो करते कौन? आयोनिक कंपाउंड। बहुत बढ़िया सर, ये तो डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, हाँ या ना। और फिजिकल प्रॉपर्टी है जो ये शो करेंगे, लेकिन इस केस के अंदर हम लोग क्या समझे? इस केस के अंदर हम लोग ये समझे कि यहां पर आइसोमेरिज्म की प्रेजेंस नहीं होगी, ठीक है ना। जर्नली एस ब्लॉक के एलिमेंट इसके अंदर यूज होते हैं। जर्नली एस ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। एक बात ये भाई लिख ही लेते हैं 6 पॉइंट भी, इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा जी? ज्यादा होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। सर बात आ गई हमारी समझ में। चलो इधर आओ, इधर आ जाओ। बस थोड़ी देर के अंदर ही मैं बेसिक से आप लोगों को सीधा एडवांस की तरफ मूव करा रहा हूं। ध्यान से समझे भाई सभी बच्चे, इधर आ जाए। अब बस वो पॉइंट आ गया जहां से टॉपिक शुरू हो रहा है। ध्यान से देखिए सभी प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला है जीवन में ना Na है। Na कौन है? Na अगर गैसियस स्टेट में मैं देखूं, गैसियस स्टेट के अंदर Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज 2, 8 and 1 बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ Na इज 11 आफ्टर रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने बोला है देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट Na कन्वर्ट इनटू Na प्लेस इन द गैसियस स्टेट, यस और नो। और ये बात तो हम लोग जानते हैं, जो आयोनाइजेशन या एनर्जी की जितनी भी टर्म होती हैं दे आर वैलिड फॉर आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, राइट। चलो जी, इस केस के अंदर ये 2 और 8 बनता है। मुझे बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर निकला होगा, इसको निकालने के लिए आप लोगों ने एक एनर्जी दी होगी, उस एनर्जी का नाम क्या होगा? दैट एनर्जी इज सिंपली नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सर बहुत बढ़िया, ये तो जीवन हमारा बिल्कुल सफल है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि Cl ने क्या काम किया होगा भाई? सर Cl का काम है 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट में पूरा करना। तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकला है उसको Cl गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl माइनस। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 8। अब मेरा छोटा सा सवाल आप लोगों से ये है, जब सोडियम Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है विच इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है विच इज अनदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस केस के अंदर अगर दोनों ही स्टेबल हैं, तो मुझे बताइए कि ये NaCl बनता क्यों है?
मेरी बात को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ Na कन्वर्ट इंटू Na+, Cl नेगेटिव कन्वर्ट इंटू Cl कन्वर्ट इंटू Cl माइनस। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी का नाम बताओ सर। उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम चाहिए ज़्यादा चाहिए? सर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो चाहिए होगी हमें कैसी? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए। और एनर्जी कितनी देनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकाल दे? मिनिमम। तो ये भी याद रखना। ऐसे मेटल जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम और ऐसे नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, वो अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो अच्छे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। चलिए अब जरा मूव करें आगे। प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था भाई Na+ और Cl नेगेटिव अपने आप में स्टेबल हैं, देन व्हाई दे फॉर्म NaCl सॉलिड? एक बच्चा कह रहा है सर इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। नो, एनीवन इन द हाउस? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इफ Na+ and Cl negative both are stable according to their electronic configuration, then why they combine to form NaCl solid? Tell me. सर बड़ा ही सिंपल है। ठीक है ध्रुव, क्या करना चाहिए हमें बता? सर ध्रुव कह रहा है सर देखो जो Na है ना, Na+ अपना स्टेबल है नो डाउट, Cl नेगेटिव भी अपना स्टेबल है नो डाउट, लेकिन सर ये जो कन्वर्ट होते हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaCl सॉलिड में। आप मुझे बताइए गैस और सॉलिड में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? आउट ऑफ गैस एंड सॉलिड विच वन इज मोर स्टेबल? तो आप ऑब्वियसली क्या कहेंगे सर? सॉलिड इज मच मोर स्टेबल। और यहाँ से निकलती है एक एनर्जी जिसका नाम है लटाइस एनर्जी या लेटिस एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। सर लेटिस एनर्जी के बारे में कुछ कुछ तो पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है सर? ये पता लग रहा है जब 1 मोल सॉलिड बनाते हैं फ्रॉम देयर स्टेबल कैटाइन एंड एनाइन, देन द एनर्जी रिलीज इज नोन एज लटाइस एनर्जी। हाँ या ना? या दूसरे शब्दों में कहूं कि जब गैसियस स्टेबल कैटाइन एनाइन से सॉलिड स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, देन द एनर्जी रिलीज इज नोन एज लैटिस एनर्जी। और तुम्हारे टीचर ने बोल ही दिया है सिस्टम जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा उतनी ज्यादा सिस्टम के अंदर क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। बोलो क्या ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? बच्चे आते जा रहे हैं यार, फिर हमें ना प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उसकी स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता है। चलिए ये डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात किसी बच्चे को नहीं है। चलो इधर आ जाओ भाई, सभी बच्चे इधर आ जाओ। कोई पूछे आप लोगों से डिफाइन लेटिस एनर्जी? भाई लेटिस एनर्जी को कोई बच्चा डिफाइन करेगा मेरे लिए? बताओ सर। लेटिस एनर्जी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, या दे रहे हो इस एनर्जी को? बताओ सर रिलीज हो रही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम their stable cation and anion, stable cation and anion in gaseous state। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इन गैसियस स्टेट। तो ये हमारे पास लेटिस एनर्जी की कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, ये डेटा क्लियर हो गया होगा भाई सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, नोट इट डाउन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगी। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। नोटेड? चलिए डन, बहुत बढ़िया है। आगे मूव करते हैं और बहुत ध्यान से आप लोगों को आगे की बातों को पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, इधर आएंगे सभी बच्चे और सीखने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बता दो, बस मुझे एक छोटी सी बात बता दो। ये मैंने पहला पेज पढ़ाया ना? ओके, ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को सभी को समझ में आ जाना चाहिए भाई यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक बात सुन लीजिए सभी, एक बात हमारी सुन लीजिए सभी। लेटिस एनर्जी जो होती है, जो हमारे पास ये लेटिस एनर्जी है, लेटिस एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बातें और कह दूँ, जरा सुनना भाई सभी बच्चे, इधर सुनो भाई सभी। ये जो लेटिस एनर्जी है ये एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है। आप एक बात बताओ, सुनो, मैंने बोला ये Na है, Na+ कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? NaCl सॉलिड के अंदर। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज है विच इज नोन एज लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी को
निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड है ही नहीं। हम लोग एक रिलेटिव मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है हेसिस लॉ, ठीक है ना। हेसिस लॉ को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन कुछ बातें आपको बता दें। सुनो सुनो सुनो, इफ लेटेस्ट एनर्जी किसी की ज्यादा है तो क्या मैं ऐसा लिख दूं उस कंपाउंड का आयोनिक नेचर ज्यादा होगा, या मैं बोलूं उसके अंदर आयनिक परसेंटेज या आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा जी, ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा? भाई आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। Na+Cl नेगेटिव के मिलने से, इनके मिलने से क्या होता है बेटा जी, NaCl की फॉर्मेशन होती है, हाँ या ना। और NaCl की जो फॉर्मेशन हो रही है उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी का नाम क्या है बेटा जी, लेटिस एनर्जी। तो जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? और स्टेबल बनना है, मेटल नॉन मेटल है, आयोनिक कंपाउंड बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर बात आपकी समझ में आ गई। एक नोट, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसके बाद आपको सवाल कराऊंगा। सुनो भाई, इसके बाद आप लोगों को सवाल कराऊंगा, जल्दी बोर्ड की तरफ देखो। मैं आपसे कह रहा हूं लेटेस्ट एनर्जी एक एनर्जी है, और मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी ही रिलीज हो रही है, तो क्यों ना पोटेंशियल एनर्जी वाली बात बता दें। आप लोगों को याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताते हैं सर? सर हमारे फिजिक्स वाले सर ने भी बताया है। क्या बताया है सर? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, और ये कहाँ होता है? वैक्यूम में, जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज 1, राइट। तो इस केस में फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब ये है, या मैं ये कह दूं आप लोगों को, अगर ये लेटेस्ट एनर्जी है, लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब ये कैटाइन का भी चार्ज हो सकता है और एनाइन का भी चार्ज हो सकता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मेरी बात समझ में आई? बताइए, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड पढ़ाने की कोशिश की है, और बोला है मैंने आयोनिक बॉन्ड के लिए आपको लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। लेटिस एनर्जी का मतलब यह है जब कभी भी आयनिक स्टेबल कंपाउंड बनता है, देन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट रिलीजिंग एनर्जी इज नोन एज लेटिस एनर्जी और लेटाइस एनर्जी। क्लियर? क्लियर है सभी को? और लेटिस एनर्जी क्योंकि एनर्जी है और रिलीजिंग एनर्जी है जो कि एक पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। हेयर Q1 Q2 आर द चार्जेस, एक कैटाइन और एक एनाइन वाला चार्ज है। तो कैटाइन एनाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कम क्या होगा, उतनी कम होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, आयोनिक कैरेक्टर होगा, लेटिस एनर्जी होगी, और स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। और साइज कैसा होना चाहिए? जितना स्मॉल साइज उतना ही ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर। तो ये बातें मैंने आप लोगों को बिल्कुल सहजता से आप लोगों को समझा दी, राइट। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना।